मैं अकेली हूँ पर मोहित की यादें अक्सर ही मुझसे बातें करने आ जाया करती हैं। लगता जैसे मोहित आते ही मुझे चिढ़ाने लगते हैं। वास्तव में तुम्हारी हिम्मत न होती थी हकीकत की जमीन पर मुझे चिढ़ाने की, लेकिन ख्यालों में तुम कोई मौका न छोड़ते। मैं ख्यालों में ही रह जाती हूँ, जवाब नहीं दे पाती तुम्हें। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से जाने क्यों मुझे रह कर कमल की भी याद आ रही है। मैं जानती हूँ वह कभी नहीं आएगा, अगर आया तो भी उसके लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। आखिर मैंने ही तो छोड़ा था उसे, फिर क्यों याद कर रही हूँ मैं उसको। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, क्या फर्क पड़ता है किसी के जाने से। कौन सी मैंने मोहब्बत ही की थी उससे। छल, हाँ छल ही तो किया था उसने मुझसे और खुद से। फिर क्यों याद बनकर सता रहा है मुझे। शायद असीम और अभिलाषा के एक दूसरे के प्रति लगन के कारण कमल का स्मरण हो आया है। मुझे अच्छी तरह से याद है मैं ही उसके प्रति आकर्षित हुई थी पहले। कमल गोरा, लंबा, आकर्षक पुरुष था। वह शादीशुदा नहीं था। मेरे पति मोहित पहले दिन ही कमल से मिलवाते हुए बता चुके थे। मुझे काफी दिलकश इंसान लगा था। खूबी होगी कुछ उसमें, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं खोलने चली गई। सामने असीम खड़ा था। अरे असीम, आ जाओ, तुम्हें ही याद कर रही थी मुझे। पर क्यों भाभी? असीम भाभी ही कहता है मुझे। वैसे तो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। उसकी शादी मेरी छोटी बहन अभिलाषा से होने वाली है, लेकिन देवरा भाभी का रिश्ता कमल का दिया हुआ था। असीम कमल को बड़ा भाई मानता था। जस्ट जोकिंग डियर। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है शादी की? हाँ, तैयारी करने के लिए जब आप लोग हैं ही फिर मुझे क्या चिंता। ही मत कर, घोड़ी चढ़ कर भी क्या हम लोग ही आ जाएंगे। हाँ, लड़की आपकी है, फिर आप घोड़ी चढ़ी या गधी चढ़े, मेरी तरफ से सब मुबारका। मस्ती सूझ रही दूल्हे मियाँ को। सोचता हूँ कि कर ही लूँ, फिर मौका मिले या न मिले। दांत निपोड़ते हुए असीम फिर बोला, क्या बात है भाभी, मैं तब से आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ पर आपका ध्यान कहीं और ही है। नहीं, कुछ खास नहीं, बस आज तुम्हारे मित्र कमल का ध्यान हो आया। थोड़ी देर रुक कर मैं फिर बोली, तुम्हारी तो बातचीत होती होगी, कहाँ है आजकल, क्या कर रहा है? गंभीर भाव मुख पर लाते हुए असीम बोला, जी कभी भी बातचीत पहले हो जाया करती थी, इधर काफी दिनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज अचानक कमल क्यों? अचानक असीम के सवाल से मैं सहम सी गई। क्यों क्या? मैं झेपते हुए बोली, बस यूं ही। असीम का मोबाइल बजने लगा और वह बीच में ही अच्छा भाभी मैं चलता हूँ कहते हुए बाहर चला गया। मैं फिर से यादों से बातें करने लगी। मेरे जीवन में कमल और मोहित की यादें ही तो रह गई है सिर्फ, अन्यथा बचा ही क्या है। मैं मोहित का फोटो लेकर बैठ जाती हूँ। मेरे जीवन के दो पल रहे और दोनों ही मुझसे टूटकर अलग हो गए। रह गई मेरे हाथों में केवल डंडी। आज मैं मोहित से बातें करना चाहती हूँ, वे बातें जो उसके साथ रहते हुए भी कभी नहीं कर पाई थी। आज करूँगी वे बातें, वे सभी बातें तो कभी भी मैं मोहित को बताना नहीं चाहती थी। वे बातें जो मैंने पूरी दुनिया से छिपा रखी है, वे बातें जो मैंने खुद से भी छिपा रखी है। पता नहीं मैं किस दुनिया में पहुंच रही हूँ। मैं फोटो से बात कर रही हूँ या खुद से समझ नहीं पा रही। मोहित, तुम्हें क्या लगा कि मैं गलत थी? अरे एक बार पूछकर तो देख लेते, पर तुम पूछते कैसे? मर्द जो ठहरे तुम। मैं नहीं जानती तुमने ऐसा क्यों किया, पर मैं अब समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लगता होगा जब मैं कमल से हंस हंस कर बातें करती थी। मुझे परवाह न थी दुनिया की, मैं तो सिर्फ अपने आप में मस्त रहती थी। कभी तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं मैंने। तुम मेरे पति थे और आज भी हो, लेकिन हम साथ साथ नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए परित्यक्त हैं, तलाकशुदा नहीं है हम। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास वापस आने को तैयार हूँ, पर तुम ऐसा क्यों चाहोगे? मैंने कौन से पत्नी धर्म निभाए हैं? फिर से ख्यालों में खोती चली जाती हूँ। मैं भूल गई थी कि तुम मेरे पति हो, पर तुम कभी नहीं भूले। मोहित, तुमने हमेशा मेरा साथ निभाया, खुदगर्जी मेरी ही थी। मैं जान ही नहीं पाई थी तुम्हारे समर्पण को। मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पति थे, पर तुम्हारे लिए मैं जिम्मेदार थी। मेरी जिंदगी में भले ही तुम्हारे लिए जगह न थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा ही तुम्हारे सपनों की रानी रही। मैं जब अकेले में खुद से बातें करते हुए थकने लगती हूँ, तब तुम आ जाते हो मेरे ख्यालों में बातें करने मुझसे। मुझे अच्छा लगने लगता है, मैं तुमसे बातें करने लगती हूँ। तुम कहने लगते हो, जब तुम मुझसे खुश न थी तो फिर सन क्यों थी? तुम्हें चले जाना चाहिए था कमल के साथ। मैं कभी नहीं रोकता तुम्हें, तुम मेरे अंदर से बोल पड़ते हो। मैं तुम्हें जवाब देने लगती हूँ। तुम्हारे साथ मैं केवल तुम्हारे पैसों के लिए थी, अन्यथा तुम तो मुझे कभी पसंद ही नहीं थे। तुम्हारा काला रंग, निकली हुई तोंद, भारी भरकम देह मुझसे न झेला जाता था। मैं कमल के साथ जाना चाहती थी, मगर उसकी लापरवाही मुझे खलती थी। कमल खुद में स्थिर नहीं था। अन्य औरतों की भांति मैं भी एक औरत के रूप में ठहरावपूर्ण जिंदगी चाहती थी, जो कि तुम्हारे पास थी। तो फिर कमल ही क्यों, किसी अन्य पुरुष को भी तुम अपना सकती थी। मेरे मन का मोहित बोला, हाँ अपना सकती थी, लेकिन कमल सबसे सुरक्षित ऑप्शन था। किसी को शक नहीं होता उस पर, और फिर संपर्क में भी तो कमल के अलावा मेरे पास अन्य पुरुष का विकल्प न था। और जो दो पुरुष तुम्हारे अलावा मेरे संपर्क में थे, उनमें कमल मुझे कहीं अधिक आकर्षित करता था। और असीम के प्रति मेरे मन में कभी वह भाव नहीं आया।
कभी आया भी होगा तो मैं ये सोच कर रुक जाती कि वह मेरी छोटी बहन का आशिक है और उम्र में भी तो बहुत छोटा था। 10 साल। हाँ 10 साल छोटा है असीम। मेरी एक चिंता दूर करोगी क्या? हाँ बोलो, कोशिश करूंगी। कमल में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था? ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। क्या मतलब? तुम में वह सब कुछ था जो कमल में भी नहीं था। कमी तो मुझ में थी। मैं ही ख्यालों की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहती थी। मुझे वाहवाही की लत जो लगी हुई थी। तुम कूल थे और कमल एकदम हॉट। तुम्हें मर्यादा में रहना पसंद था और मुझे बंधन मुक्त जीना पसंद था। तुम्हें समाज के साथ चलना पसंद था और मुझे पूरी दुनिया को अपने ठुमकों पर नचाना था। तुम एक बार बोलकर तो देखती, मैं तुम्हारी कला के बीच कभी नहीं आता। आज जानती हूँ तुम कभी न आते, लेकिन उस समय कहाँ समझ पाई थी मैं। समझ गई होती तो आज मैं क्या? तुम नहीं समझोगे। मैं तब भी नहीं समझ सकता था और आज भी नहीं समझ सकता तुम्हारी नजरों को। समझदारी जो न मिली विरासत में, तुम गलत व्यू में ले रहे हो। तो सही तुम ही बता देती। मेरी तंद्रा फिर से टूट गई जब अभिलाषा आकर मेरे गले से लिपट गई। मैंने अभिलाषा को भले जन्म न दिया हो, लेकिन वह मेरी बेटी से बढ़कर है। मेरी सहेली, मेरी हमराज, कुछ भी तो नहीं छिपा है अभिलाषा से। मेरी और मोहित की शादी के समय अभिलाषा 6 साल की थी। दहेज में साथ लेकर मोहित के घर आ गई थी मैं। अब मेरी दुनिया अभिलाषा ही है। ओह, कहाँ खोई है मेरी दीदी? ना रे, सोच रही थी तेरी शादी में किसको बुलाऊं, किसको नहीं। तू ही बता, किसे किसे बुलाना चाहेगी? मैं तो समझ नहीं पा रही किसे बुलाना है किसे नहीं। दीदी मैं समझ रही हूँ आपकी समस्या। आप विश्वास रखो, आप जिसे भी बुलाएंगी वे हमारे शुभ चिंतक ही होंगे, न कि हम पर ताने कसने वाले, चाहे वे हमारे पापा ही क्यों न हो। यदि उन्हें हमारी खुशी से खुशी नहीं तो मत ही बुलाएगा। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ और ही सोच रही हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, तू एंजॉय कर अपनी शादी। तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई चिंता फिक्र नहीं। कुछ तो छिपा रही हो दीदी, क्या अपनी बहन को भी नहीं बताओगी? मैंने कहा ना कोई बात नहीं। क्या मुझे थोड़ी देर आराम करने देगी? मैं झुंझला कर बोली। मैं पहली बार अभिलाषा पर झुंझलाई थी, वह भी असहज होकर चली गई। मैं कैसे बताती मुझे क्या चिंता खाई जा रही थी। अतीत के पन्ने को फिर से उधेड़ने की हिम्मत अब रही नहीं और उसमें उलझकर निकलने की काबिलियत भी अब पस्त हो चुकी है। जो मोहित के रहते कभी नमक तेल का भाव न जान सकी थी, वह आज आशियाना सजाना चाहती है। जुगनू की रोशनी जैसा कमल के इश्क को तवज्जो देती रह गई पूरी जिंदगी। कभी समझ ही नहीं पाए मोहित की खामोशी को। भरसक उसने मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करके अपनाया था, लेकिन वह पावर भी तो उसका प्यार ही था। कहाँ मैं एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली खूबसूरत मगर मगरूर लड़की, और कहाँ मोहित ग्वालियर के राजमहल के केयरटेकर का बेटा। काले रंग का गोलमटोल थिगना जवान मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन उसे पता नहीं किस शो में मैं दिख गई थी और वह मुझ पर फिदा हो गया था। मैं मोहित को कभी प्यार करने की सोच भी नहीं सकती थी। भले ही वह और उसके दोस्तों ने मेरे पिता को लालच की कड़ाही में झोंक दिया हो, लेकिन मुझे इम्प्रेस न कर सका। मैं तो शादी जैसे लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ने मोहित के साथ शादी के बंधन में बांध दिया। मुझे उन्मुक्त होकर नाचना था, अपनी मर्जी के लड़के से प्यार और फिर शादी करना चाहती थी। पर इस जबरन में पापा की भी कोई गलती नहीं थी। मेरे आशिकों की बढ़ती तादाद और मिलने वाली प्रशंसा व रुपयों से मेरा ही दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ बैठा था। मैं कला को भूल चुकी थी। मेरे लिए नाचना केवल व्यापार बनकर रह गया था, और व्यापार में सब कुछ जायज होता है। बस यही मैं समझती थी, और समझते समझते इतना गिर गई कि गिरती ही चली गई। कौमार्य कब भन कर आए पता ही नहीं चला। पापा की चिंता और फैसला दोनों ही अपनी जगह जायज थे परिस्थिति के अनुसार, और शादी कर मैं ग्वालियर से गुड़गांव DLF आ गई। गुड़गांव में ही तो कमल से मिली थी। वह हरियाणवी लोकसभा के स्टेज प्रोग्राम में अनाउंसर का काम करता था। जब भी आता था तो रंगीनियां साथ लेकर ही आता था। उसके छींटेदार चुटकुले, हरियाणवी लोकगीतों के झड़ते बोल, रोमांटिक शेरो शायरी में बात करने का अंदाज मुझे आकर्षित करने लगा। मैं कमल में अपने टूटे सपनों को ढूंढती रहती। देखते ही देखते कमल मोहित से ज्यादा मेरा दोस्त बन गया। हम दोनों एक दूसरे के समक्ष खुलने लगे। उसकी रोज रोज के स्टेज प्रोग्राम पर की जाने वाली चर्चाएं, खट्टी मीठी नोक-झोंक वाली बातें, उसके हंसने बोलने का स्टाइल सब मुझे भाने लगा। सब कुछ तो उसमें कमाल ही था। गेहुआ रंग पर मध्यम मध्यम मोहक मुस्कान। किसी भी महिला को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, ये कोई कमल से सीखे। मैं कमल के रंग में रंगने लग गई थी। मुझे उससे प्यार होने लगा। मैं कमल के प्रति समर्पित होने लगी। लेकिन मुझे कमल की आर्थिक स्थिति हमेशा से खलती रही, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वह असीम पर निर्भर रहता। उसी दौरान असीम से भी मिलवाया था मुझे और मोहित को। कुछ ही समय में असीम हमारे परिवार में घुल मिल गया। उन दिनों असीम की उम्र 23-24 के लगभग होगी। इधर अभिलाषा की भी उम्र 14-15 की होने जा रही थी। एक तरफ नई नई जवानी, दूसरी तरफ गांव देहात से आया आशिक। उस पर से मेरे घर का माहौल, जहां मैं खुद इश्क के जाल में फंसी थी, वहां अपनी बहन को कैसे रोक पाती। कमल असीम को प्यार और शादी के सपने दिखाता रहा और रुपए ऐंठता रहा,
पर सच तो यह है कि मैं प्यार में थी ही नहीं बल्कि वासनाग्रस्त थी। जब खुद की ही आंखों पर हवस की पट्टी चढ़ी हो तो बहन को किस संस्कार का वास्ता देती। मोहित के ऑफिशियल टूर पर जाते ही मैं खुद को कमल के हवाले सौंप दिया करती। मैं पूरी तरह ब्लैंक पेपर की तरह कमल के सामने पन्ना दर पन्ना खुलती जाती और कमल उस पर अपने इश्क के रंग से रंग बिरंगी तस्वीरें बनाता रहता। उसकी आगोश में मैं खुद को भूल जाती थी। वह मेरे मखमली बदन को चूम चूम कर कविताएं लिखता, सांस में सांसों को उबाल कर जब इश्क की चाशनी पत्ती में पिघल जाया करती। मुझे एक अजीब सी ताकत अपनी ओर खींचने लगती। मैं कमल के गर्म बदन को अपने बदन में महसूस करने लगती। उसके बदन के घर्षण को पाकर मैं मदहोश हो जाती। वह मेरे दिलो दिमाग पर बादल की तरह उमड़ता घुमड़ता और मेरे शरीर में बारिश की तरह झमाझम बूंदों की बौछारें करने लगता। मैं पागलों की तरह प्यार करने लगती कमल से। मुझे उसके साथ संतुष्टि मिलती थी। मैं इतनी पागल हो चुकी थी कि भूल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मोहित के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी, अपनी दैहिक संतुष्टि चाहिए थी। मैंने सेक्स और प्यार में से केवल और केवल सेक्स चुना। मुझे तनिक भी परवाह न रही अपने ममत्व की। मेरी ममता तनिक भी नहीं सिक पकाए मोहित के बच्चे को गिराते हुए। जब मेरे गुप्तांगों में सूजन आ जाया करती या मेरे रक्तस्राव न रुकते तब असीम दवाइयाँ ला कर देता मुझे। उसने भी कई बार समझाने की कोशिश की ये सब गलत है भाभी, पर मेरी ही आंखों पर हवस की ग्लैमर की पट्टी बंधी थी। मैं कुछ सोचने समझने के पक्ष में ही नहीं थी। मैं खुद को मॉडर्न समझती रही और फिर से मैं जब दोबारा प्रेग्नेंट हुई वह बच्चा तुम्हारा नहीं था, वह कमल का बच्चा था। मैं कमल के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरी जिंदगी पर से तुम्हारा वजूद खत्म होने को था। मैं पूरी तरह से कमल से प्यार की गहराई में थी। मुझ पर मेरा खुद का जोर नहीं था। कमल पिता बनने की खुशी में एक पल भी मुझे अकेला न छोड़ता। सुबह ऑफिस निकलते ही कमल आ जाया करता, शाम तक मेरे साथ रहता और फिर तुम्हारे आने के समय एक आध घंटे के लिए मार्केट में निकल जाता अपने और तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने, और तुम्हारे आने के एक आध घंटे बाद फिर वापस आ जाता। कमल तुम्हारे सामने मुझे माया कहकर भी संबोधित नहीं करता था। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं कि वह अक्सर तुम्हारे लिए कॉकटेल ड्रिंक ही बनाया करता था ताकि तुम्हें होश ही न रहे और हम अपनी मनमानी करते रहे। मैं कमल की हरकतों पर खुश हो जाया करती थी, उसके माइंड की तारीफ करते न थकती।